नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर फिर से हाजिर हूँ टेक्स्ट बुक सीरीज़ का एक और चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसको आज पूरी वीडियो के दौरान हल करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें और इसके लिए आपने बेल आइकन ज़रूर दबाना है। बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियो के अपडेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखें, इस वीडियो में शुरुआत हमने जैव विविधता से करनी है। जैव विविधता से, तो जैव विविधता होता क्या है, ये चीज़ हमें सबसे पहले जाननी है। इस पूरी पृथ्वी पर जो भी सजीव हैं उनकी एक क्षेत्र में कितने प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ अमेजन बेसिन का। अमेजन बेसिन का केवल अमेजन बेसिन में 1 लाख प्रकार के सांप पाए जाते हैं, अकेले सांप। उसके अलावा कितने ही रेप्टाइल्स होंगे, कितने ही सांप, बिच्छू, कीट पतंगे, कितने ही प्रकार के वहाँ जीव पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन क्या है? जैव विविधता का भंडार है। ये है जैव विविधता। हमारे इर्द गिर्द के तंत्र में यदि हम देखें तो सजीव व निर्जीव। निर्जीव क्या है? हमारी हवा, पानी, वायु, ये सारे निर्जीव तत्व हैं। और सजीव जितने भी हम सांस लेने वाले और अपने भोजन का निर्माण करने वाले और अवस्था परिवर्तन करने वाले, ये सारे सजीव हो जाएंगे। सजीव और निर्जीव का जो परस्पर संबंध है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कह देते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर यदि पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता में हम सिर्फ सजीव लेंगे और सजीव और निर्जीव का परस्पर संबंध हम पारिस्थितिकी तंत्र में ले लेंगे। तो जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो पूरा विश्व जैव विविधता से भरा पड़ा है। हमने प्रत्यक्ष वैसे जीव देखे ही नहीं है जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यदि विश्व संदर्भ पर देखें तो जैव विविधता की 8% संख्या, लगभग 16 लाख प्रकार की जातियां जो हैं वो अकेले विश्व में हैं। और उनमें से भारत में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व की 8% अकेली कहाँ पर हैं? भारत में पाई जाती हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये 8% 16 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं, तो पूरे विश्व में कितने प्रकार की प्रजातियां होगी वो हमारी उम्मीद से भी परे हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यदि भारत में हम 10% वन और वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को यदि हम आंकड़ा ये जुटा करके चलें तो ये वो आंकड़ा है जिसको हम खतरे में मानते हैं। खतरे में मानते हैं। ये खतरे में है क्यों? क्योंकि इनको हम ये उस श्रेणी में रख रहे हैं जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या उठता है? वो प्रश्न ये उठता है कि जब जीव खतरे में है, जब जीव खतरे में है, सजीव जो मनुष्य के अलावा जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, उनका अस्तित्व जब खतरे में है तो उनके लिए हमें संरक्षण करना जरूरी होता है। संरक्षण करना जरूरी होता है। वो संरक्षण कब, कैसे और कहाँ किया गया और किसके सहयोग से किया गया, वो सारा का सारा हम इस पाठ में पढ़ेंगे वन, वन्य जीव और संसाधन में। क्लियर है? देखें, सबसे पहले हम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 का आंकलन कर लेते हैं। ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल हैं जो वन के अंतर्गत आता है, वन आवरण के अंतर्गत आता है।
यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। इसमें से सघन वन कितना है? 12.2%। खुला वन कितना है? 9.14%। और मैंग्रोव वनस्पति कितनी है? 0.14%। अब इनका भी अस्तित्व खतरे में है। कैसे? देखते हैं। अब यहां पर जो अस्तित्व में जिनका अस्तित्व खतरे में है उनको रेखांकित करने के लिए संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये यूएन की एक इकाई है, उसने कुछ श्रेणियों में विभाजित किया है कि कौन सी संकट में है प्रजातियां, कौन सी विलुप्त हो गई हैं, किसका संरक्षण जरूरी है। वो एक एक कैटेगरी की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य जातियां। सामान्य जातियां क्या है? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेटस इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? ये वे जातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है। ये चीज ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो गई है और जारी है कम होना। अभी भी ये कम हो ही रही है, इसका मतलब भविष्य में ये लुप्त हो जाएंगी ऐसा माना जाता है। इनके अंतर्गत किस किस को सम्मिलित किया गया है? तो काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, संगाई है जिसको मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है, इत्यादि। ये सारे के सारे संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। सुभेद्य जातियां कौन सी होती है? जिनकी संख्या घट रही है। जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली गई तो इनकी संख्या और घट जाएंगी और ये भी संकटग्रस्त प्रजातियों में सम्मिलित हो जाएंगे। अभी तक इनको सुरक्षित श्रेणी में माना गया है, लेकिन संख्या घट रही है, ये चीज मानना है। अभी तक ये वहां नहीं पहुंची है ये प्रजाति जहां पर ये विलुप्ति के कगार पर खड़ी हो। कौन सी प्रजातियां इसमें? नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी के डॉल्फिन है। ये उदाहरण आपको दे करके और सीधा सा पूछ लेंगे कि वर्तमान में ये कौन से संकटप्रस्त या IUCN के अनुसार प्रजाति मानी जाती है, वो सामान्य प्रजाति है कि संकटग्रस्त है कि सुभेद्य प्रजाति है। ये आपसे उदाहरण दे करके पूछ लिया जाएगा। फिर है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां, देखिए दुर्लभ प्रजातियां वे हैं जो संख्या में पहले ही बहुत कम है। पहले ही बहुत कम है। यदि इनको संरक्षित नहीं किया गया तो ये जल्द ही संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे। मतलब इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या है कि प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनको स्थानिक जातियां नाम दिया गया है। जैसे अंडमानी टील हैं, निकोबारी कबूतर हैं, अंडमानी जंगली सूअर हैं, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जनजातियों के उदाहरण हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? लुप्त जातियां, ये तो बहुत ही विडंबना की बात है। ये वे जातियां हैं जिन्होंने अपने आवास खो दिए हैं, ये अनुपस्थित हो गई हैं, ये विलुप्त हो गई हैं। जैसे कि एशियाई चित्ता, गुलाबी सिर वाली बतख। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये अब नहीं रही है। एशियाई चित्ता नहीं रहा है, नहीं रहा है। इसीलिए तो भारत में कहाँ से नामीबिया से चित्ते लेकर के आए हैं, एशिया में तो रहे नहीं है। क्लियर है? यहाँ देखें, ये जो एशियाई चित्ता है इसके बारे में ये बताया गया है कि भारत में 1952 में ही इसको लुप्त घोषित कर दिया गया था। 1952 में। और ये पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जो स्तनधारी प्राणी है उसमें ये शामिल था, एशियाई चित्ता। क्लियर है? देखें, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में हुआ है।
ये बहुत बड़ी बात है। कारण रेल लाइन, कृषि, व्यापार, वाणिज्यिक, खनन क्रिया, ये सारे की सारी घटनाएं हुई थी। देखिए, एक चीज़ तो ध्यान में रखने वाली है कि जैसे जैसे तकनीकी विकास होगा, वैसे वैसे हमें प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हाथ धोना ही पड़ेगा। अभी देखें, सड़कें बन रही है तो सड़कों की चौड़ाई अधिक करने के लिए इनके किनारे जो वन है उनको बहुत बहुत ही युद्ध स्तर पर काटा जा रहा है। ये हमारे लिए विकास के साथ साथ एक विडंबना की बात है, हमारे लिए नुकसान की बात है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। क्लियर है? अब अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जैसे स्थानांतरित कृषि होती है तो हम वनों को काटते हैं। वनों को काटते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम उन वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी है कि हम प्रकृति को कैसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यह नुकसान हुआ किसको है? या तो वनस्पति को हुआ है या फिर जंगली जीवों जीवों को हुआ है। अब देखिए, बड़ी परियोजनाएं जितनी भी थी उनसे हमने वनों को नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाएं तो प्रारंभ की गई थी, लेकिन उसके लिए 1952 की केवल नदी घाटी परियोजनाओं से हमें 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वनों को साफ करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण करने के लिए हमने काट दिए, ये नष्ट कर दिए। बक्सा टाइगर रिजर्व, देखें ये कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पर डोलोमाइट के खनन के लिए ये बक्सा टाइगर रिजर्व, इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। ये चीज़ हमें सोचनी होगी ताकि हम इनको, वनों को और वन्य जीवों को संरक्षित कर सकें। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र में यव, ये शब्द याद रखना है, ये क्या है? एक चीड़ का प्रकार है, सदाबहार वनस्पति का। इससे कैंसर के रोग के उपचार के लिए सबसे अच्छी दवाई मिलती है, सबसे अच्छी। लेकिन निरंतर कटाई के कारण इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। ये मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए सहायक है, लेकिन मनुष्य ने ही इसके अस्तित्व को ही क्या कर दिया है? खतरे में डाल दिया है। अब हमें क्या करना होगा कि जैव विविधता को जो नुकसान पहुंचा रही है चीज़ें, उनको चिन्हित करना होगा। जब तक हम उनको चिन्हित करके उनमें सुधार नहीं करेंगे तो हमारी जैव विविधता को नुकसान होता रहेगा। कौन से कारक हैं? वन्य जीवों के आवास का विनाश कर रहे हैं, जंगली जीवों को मारना, अखेट कर रहे हैं। ये हमें समझना होगा कि ये गलत कार्य है। पर्यावरणीय प्रदूषण कर रहे हैं, विषाक्तीकरण के द्वारा दावानल मतलब जंगल की आग, इसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारण में हम क्या चीज़ लेकर के चल रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अत्यधिक जनसंख्या हो रही है, उस जनसंख्या से मांग बढ़ रही है। उस मांग की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ रहे हैं? जंगल को काटने पड़ रहे हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि को भी हमें क्या करना होगा? कम करना होगा, ताकि हम वनों को संरक्षित कर सकें। और वनों को यदि संरक्षित करेंगे तो उनमें रहने वाले वन्य जीव भी संरक्षित हो जाएंगे। अब इनके संरक्षण पर भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखें, सरकार ने सबसे पहले सन 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैसे ही ये नियम लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 1973 से इसके जस्ट तुरंत बाद
भारत में बाघ परियोजना, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त जो जाति थी वो बाघ थी, जो कि हमारे धरोहर भी हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए योजना क्रियान्वित कर दी गई थी 1 अप्रैल 1973 से। ये इसी नियम की परिणति मानी जाती है, इसी का परिणाम बना जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे कि जो भी बची हुई संकटग्रस्त जनजातियां हैं उनको बचाना है, शिकार पर प्रतिबंध लगाना है, वन्य जीव आवासों को कानूनी संरक्षण देना है, ये हमारे उद्देश्य हैं। इसके अलावा जीवों के व्यापार पर भी रोक लगानी है। क्लियर है। अब इस 1972 के वन्य जीव अधिनियम के परिणाम क्या थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए और वन्य जीव पशु विहार, जिसको हम सेंचुरी कह देते हैं, ये बनाए। अब प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर जिस वन्य जीव की जाति जो है, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, उनको उसी क्षेत्र में संरक्षित किया गया। ठीक है, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में नाम आता है सरिस्का का, सरिस्का अलवर। तो अलवर सरिस्का में क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। तो बाघ को अलवर सरिस्का में ही संरक्षित किया गया। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। बाघ परियोजना जैसे कि इस किताब में दे रखी है कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया था। कब? 1 अप्रैल 1973 को। ये चीज याद रखनी है आपने। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में यदि हम भारत में टाइगर रिजर्व की बात करें तो 39 आपकी किताब में दे रखे हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ करके 55 हो गई है। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। 55वां कौन सा है? धौलपुर करौली, राजस्थान से ही संबंधित है। धौलपुर करौली। तो ये जो नवीनतम 55वां बना है ये कौन सा? टाइगर रिजर्व, ये धौलपुर करौली राजस्थान से संबंधित है। यहां पर कुछ जैसे मैंने वन्य जीवों से संबंधित बात की है, तो ये उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे कि कार्बेट, जिसका पूरा नाम है जिम कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व कहां पर है? असम में। पेरियार बांध रिजर्व कहां पर है? केरल में। ये उदाहरण है क्योंकि ये किताब 10वीं की है और 10वीं की किताब बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो इन्हीं उदाहरण को आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद में क्या हुआ कि वन्य जीव अधिनियम 1980 आया, फिर उसमें संशोधन करके 1986 आया। इसमें क्या किया गया कि सैकड़ों जो तितलियां हैं, पतंगे हैं, भृगु हैं, एक ड्रैगन फ्लाई है, जो उड़ने वाले छोटे जीव हैं, उनको भी संरक्षण की श्रेणी में रखा गया। और 1991 में तो पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अंडरलाइन करके रखना है। अब देखिए, हमने बार बार जीवों के संरक्षण की बात की है, लेकिन जीवों के संरक्षण के साथ साथ हमने वनों को भी संरक्षित करने की तरफ ध्यान देना है। तो सरकार ने भारत में वन और वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत वनों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है, जिसको हम प्रशासनिक वर्गीकरण कह देते हैं। सबसे पहला है आरक्षित वन, जिसको हम प्रोटेक्टेड कहते हैं। ये वन वो हैं जिस पर पूर्णतया कटाई पर प्रतिबंध होता है। कटाई और पशु चराई पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है। किसी प्रकार से कटाई या पशुओं की चराई नहीं कर सकते। और इनमें वनों का मूल्य जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ये गवर्नमेंट के अंतर्गत संरक्षित किए गए हैं। दूसरे जो वन हैं वो हैं रक्षित वन।
ये वन विभाग के अनुसार देश के कुल वनों का 1/3 हिस्सा है। इनमें कुछ शर्तों के साथ वनों में चराई और कटाई की जा सकती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और तीसरे हैं अवर्गीकृत प्रकार के वन। अवर्गीकृत प्रकार के वन वो होते हैं जिस पर सरकार या व्यक्तियों का स्वामित्व तो होता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आरक्षित और रक्षित वन ये स्थायी होते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ये स्थायी होते हैं। इसमें इमारती लकड़ी सबसे ज्यादा हमें मिलती है। अकेले मध्य प्रदेश में स्थायी वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो कि कुल पाए जाने वाले वनों का 75% है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि स्थायी वनों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में मिलेगी। क्लियर है? अकेले रक्षित वन की बात करें जिसमें चराई और कटाई कुछ शर्तों के साथ हमें छूट दी जाती है, तो वो कहाँ मिलेंगे हमें? बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, उड़ीसा में और राजस्थान में। ये हमें उदाहरण ध्यान में रखने हैं। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो वो सभी राज्यों में तो मिलते हैं, लेकिन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में आने वाले वन होते हैं। कौन से? अवर्गीकृत वन। अब बात करते हैं कि समुदाय और वन संरक्षण। देखें, स्थानीय लोग भी वन के संरक्षण के लिए आगे आते हैं। जैसे हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय जो हैं वो वन्य जीवों को बहुत पूजते हैं और उनको देवता स्वरूप मानते हैं। स्पेशल चिंकारा को, हिरण को ये बहुत पूजते हैं। इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो ये बिश्नोई सुनिश्चित करते हैं। तो ये समुदाय विशेष हैं जो वन्य जीवों और वनों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही उदाहरण हम राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। कहां पर? सरिस्का बाघ रिजर्व के नजदीक। तो ये राजस्थान में उदाहरण हमें मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण हमें अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि में भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी थी। भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी थी। तो ये ध्यान में रखना है कि भैरोदेव डाकव सेंचुरी कहां पर है? अलवर जिले में है। और इन्होंने ही कानून बना लिया स्थानीय समुदाय ने कि यहां पर किसी प्रकार का शिकार या पेड़ कटाई वर्जित है। ये समुदाय विशेष का योगदान है वन संरक्षण के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पवित्र पेड़ों पर जुरमुट क्या होता है? जुरमुट ये है कि उनको देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में हमने मान लिया है। देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में मान लिया है। जैसे कि हमें उदाहरण मिलते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदंब के पेड़ों को ये पूजा करने के कारण इनकी कटाई को पूर्णतः वर्जित मानते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो ये भी इन पेड़ों की कटाई को वर्जित मानते हैं। इसमें से बहुत से लोग हैं, जैसे कि हम भी उसमें शामिल है, कि पीपल और वट वृक्ष को पवित्र माना जाता है, तो इसकी किसी प्रकार से कटाई ना हो ये हम सुनिश्चित करते हैं। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। ऐसा ही एक उदाहरण हम चिपको आंदोलन का भी देखते हैं। देखो, चिपको आंदोलन क्या है? ये 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, वहां पर यह हुआ था चिपको आंदोलन। और इसके जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, एक इसमें कामरेड गोविंद सिंह रावत थे, और एक इसमें महिला थी जिसका नाम था गोरा देवी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में
वहाँ के स्थानीय वन थे जिनको कहते हैं अंगू के वन। अंगू के वन, अंगू के वनों की कटाई का विरोध कर दिया था और पेड़ों से चिपक गए थे कि यदि अंगू के वन को काटना है, अंगू के पेड़ों को काटना है तो हमारे सहित काट दो। ये बहुत बड़ा संरक्षण का एक तरीका बनाया था चिपको आंदोलन, और ये विश्व विख्यात है। उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड से संबंधित है। ऐसा ही एक उदाहरण टिहरी क्षेत्र में, ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, और एक है नवदायन आंदोलन। इसमें क्या था कि इन्होंने रासायनिक उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था ताकि हम फसल को बचा सकें, उस भूमि को बचा सकें। ये भी एक बहुत अच्छा कदम था कि इसमें वन संरक्षण के लिए और वन्य जीव संरक्षण के लिए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, ये वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को उजागर करता है। उनकी भूमिका में जिसने भी ऐसी भूमिका अदा की है उसको रिवार्ड भी दिया जाता है, उसको विश्व पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ऐसा सम्मानित करने से व्यक्ति को एक मोटिवेशन मिलता है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोग्राम को जनता के सामने रख सकते हैं। 1988 में एक उड़ीसा राज्य में उदाहरण प्रस्तुत किया था कि संयुक्त वन प्रबंधन ऐसा नियम लाए, ऐसा कानून बनाए, और ऐसा प्रस्ताव रखने वाला उड़ीसा भारत का सबसे पहला राज्य माना जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने वन और वन्य जीवों के प्रबंधन से संबंधित विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे तुरंत लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।